नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइमेट 4 और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। प्राइमेट 4 में दिखाएंगे आपको आज हैदराबाद में सियासी घमासान, माधवी लता के तीर से कैसे घायल हुए असदुद्दीन ओवैसी, आज प्राइमेट 4 में आपके सामने होगा। इसके अलावा प्राइमेट 4 में आपको महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में भी लेकर चलेंगे, जहां लड़खड़ाई है उद्धव के खासम खास संजय राउत की जुबान। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपके सामने होगी। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा में हुंकार भरी, कैसे इंडिया गठबंधन पर चौतरफा हमला बोला, यह आपको दिखाऊंगा। उसके बाद पहले चरण का मतदान जारी है, तो कौन किस पर भारी है, ये सारी समीकरण एक एक करके प्राइमेट 4 में आपके सामने एक एक खबर आने वाली है। लेकिन सबसे पहले बताऊं आपको, माधवी लता के वायरल वीडियो पर भड़क चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद के अमन को खराब करने की कोशिश की जा रही, कह रहे हैं ओवैसी। वो कह रहे हैं कि अश्लील और भड़काऊ एक्शन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए भड़काऊ एक्शन लिया गया, यही इस वीडियो की हकीकत है। आप हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के सियासत खूब हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या जानबूझकर असदुद्दीन ओवैसी इसे हवा दे रहे हैं? ये पहला सवाल इसी मामले को लेकर के ये कि क्या ओवैसी को मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होने का डर सता रहा है। सवाल ये भी कि क्या ओवैसी इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वीडियो से कोई छेड़छाड़ की गई। सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ओवैसी लगातार इस मुद्दे पर दिन में 2 से 4 बार बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि ओवैसी के वार पर माधवी लता पलटवार कर रही है। उन्होंने वीडियो को अधूरा बताया और कहा कि मस्जिद की तरफ इशारा उन्होंने नहीं किया था। चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए, टाइप करके दिखा रहे हम, उनके जैसा बात नहीं करते हम, सब कुछ प्रूफ दिखा के बात कर रहे हैं हम। और वो आज भी क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बनना चाहिए हिजाब पहनकर। सऊदी अरेबिया में तो वो लोग मिस सऊदी अरेबिया बनते जा रहे हैं। तो हैदराबाद AIMIM का गढ़ रहा है, जिसके पहले असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी यहां से चुनाव जीतते आए। साल 2004 के बाद से असदुद्दीन ओवैसी यहां से लगातार जीतते आए, ये उनकी चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड है। 2019 में ओवैसी 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। 2014 में जीत का अंतर 2 लाख से ज्यादा का था। 2009 में 1,13,000 वोटों से जीत हासिल की। 4 में ओवैसी 1 लाख वोटों से जीते थे। नहीं, हर बीतते साल के साथ हर लोकसभा चुनाव में जीत का जो अंतर है ओवैसी का, वो बढ़ता जा रहा है। वहीं रामनवमी जुलूस मामले में FIR पर राजा सिंह का बयान सामने आया। राजा सिंह बोला कि राम भक्तों को निशाना बना रही है हैदराबाद। उन्होंने कहा कि बिना मंजूरी रामनवमी जुलूस निकालने के आरोप में राजा सिंह पर केस दर्ज किया गया। बिना मंजूरी राजा सिंह ने न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि खुद भजन और राम के गाने भी गाए। तो वहीं आज पीएम मोदी और सीएम योगी अमरोहा पहुंचे। अमरोहा में पीएम मोदी ने सीधा विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग राम भक्तों को पाखंडी कहते हैं। रामगोपाल यादव के बयान पर निशाना था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन से चिढ़ते हैं। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। आज जब पूरा देश राममय है, तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? कांग्रेस के साजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर।
तो अमरोहा में जहां पीएम मोदी रहे, आज अमरोहा बताता हूं आपको कि करीब 16 लाख वोटर हैं। लोकसभा की सबसे वीआईपी सीट कहे जाने वाले अमरोहा के सियासी मैदान में करोड़पति उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर की, तो वो 182 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। चुनावी घोषित उन्होंने किए हैं। बसपा प्रत्याशी चौधरी मुजाहिद हुसैन 17 करोड़ की संपत्ति के मालिक, जबकि अमरोहा से पिछली बार बीएसपी के टिकट से जीते प्रत्याशी कुंवर दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर हैं। दानिश अली भी 11 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक। जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां मुस्लिम लगभग 6.5 लाख, जाट लगभग 2 लाख, राजपूत 1.5 लाख और लगभग 3 लाख एससी वोटर्स अमरोहा के लोकसभा क्षेत्र में हैं। इस बीच सीएम योगी ने फिर से विरोधियों पर निशाना साधा। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमला किया। बागपत की रैली में विरोधियों पर जोरदार वार किया सीएम योगी ने। आप खुद सुनिए जरा, सीएम योगी ने कैसे निशाना साधा। ये कांग्रेस का पाप है, यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि राम हुए ही नहीं। और आज जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का कार्य हो गया, अब ये कहते हैं राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी ताकत है जो इनके स्वर बदल गए हैं। और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। बात महाराष्ट्र की। यहां से बड़ी खबर यह, संजय राउत ने कि विवादित और बयान दिया है और नवनीत राणा पर संजय राउत के बिगड़ चुके हैं। प्रत्याशी नवनीत राणा को नाचने वाली कहा। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला नाचने वाली से नहीं है। संजय राउत ने कहा कि हमारी लड़ाई डांसर से नहीं है। और इसी बयान को लेकर के अब रिएक्शन लगातार सामने। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। तो संजय राउत के विवादित बयान पर राजनीति गर्मा चुकी है। विवादित बयान को लेकर के दहीसर में, मुंबई के दहीसर इलाके में बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। संजय राउत की फोटो पर कालिख पोती गई, जूते मारे गए। महिला के ऊपर ऐसी नीचे स्तर की भाषा में उसका अपमान कर रहे, इसके निषेध के आज हमने यहाँ संजय राउत को जूतों मारने का कार्यक्रम रखा है। विवादित बयान पर संजय राउत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे कि कोई मुझे मराठी तो कम से कम ना सिखाए। मी अत्यंत पार्लमेंटरी शब्दांचाच उल्लेख करतो। मला मराठी भाषा कोणी शिकवायला नको। मी 40 वर्ष बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर काम केलेला माणूस आहे। मी पत्रकार आहे, मी संपादक आहे। मला कोणी मराठी भाषा शिकवू नये। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से अमरावती से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरावती सीट से चुनाव जीत करके निर्दलीय लोकसभा पहुंची थी नवनीत राणा। अब नवनीत राणा ने निर्दलीय चुनाव उस वक्त लड़ा था और अब बीजेपी के टिकट पर अमरावती सीट से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इसी बीच नवनीत राणा के पति रवि राणा ने जवाब दिया और संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान निचले दर्जे का है। उन्होंने कहा कि संजय राउत का बयान देश की महिलाओं का अपमान है, देश के कलाकारों का अपमान है। हे अंबानगरीमध्ये अंबा मातेची नगरी आहे, एकविरा मातेची नगरी आहे
अशा महिलांची संस्कृती जोपासणारी अमरावती या अमरावतीमध्ये येऊन इतक्या खालच्या स्तरावर नवनीत राणावर टीका करणं, अशा प्रकारचं मला असं वाटते महिलांचा अपमान तर त्यांनी केलंच आहे, पण देशातल्या राज्याच्या सगळ्या कलाकारांचा अपमान केला. आणि नवनीत राणा काय आहे? नवनीत राणा आपल्या मेहनतीतून घामातून जनतेच्या विकासासाठी जनतेच्या हितासाठी काम करते, लढाया लढते, विकास कामं खेचून आणते. तो आगे दिखाऊंगा आपको कि हुबली में क्यों एबीवीपी ने हल्ला बोल किया, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर. सूत्रों के मुताबिक बिटकॉइन पॉन्जी केस की आंच शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है. शिल्पा शेट्टी से ईडी पूछताछ कर सकती है. पूछताछ के लिए शिल्पा को समन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भेज सकती है. उसके पहले उनके पति राज कुंद्रा की कई संपत्तियों को अटैच किया गया था. बड़ी खबर, कर्नाटक के हुबली में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. नेहा के मर्डर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है. बीबीबी कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. हत्यारे फैयाज को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है. ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं आपको जहां कॉलेज में एक लड़की का मर्डर होता है. कथित तौर पर कहा भी जाता है कि वहां के कांग्रेस नेता की ये बेटी. हालांकि सरकार का दावा यह कि 1 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया हत्यारे को, लेकिन एबीवीपी अभी उसको फांसी की सजा देने की मांग कर रही है. तो कर्नाटक के सीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. मामले पर सीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है. कहा कि कोई कानून को हाथ में ना ले. ये सीएम सिद्धारमैया कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, कानून को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई और व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले. तो बड़ी खबर गुजरात से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपना नामांकन भर दिया है. वो तस्वीर दिखाऊं आपको, लेकिन बता दूं आपको कि गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह ने नामांकन किया. नामांकन के वक्त सीएम भूपेंद्र पटेल वहां मौजूद रहे और एक खास मुहूर्त के दौरान ये नामांकन किया गया. इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. तो एक बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नामांकन किया. नामांकन के बाद बोले कि मैंने मोदी के प्रतिनिधि के रूप में नामांकन किया है. राष्ट्र विरोधियों का वोट मुझे नहीं चाहिए. हमने कहा है सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में बेगूसराय में भी सबका साथ सबका विकास हुआ है. लेकिन राष्ट्रवाद का जो विरोध करेगा, वैसे विरोधियों का मत गिरिराज को नहीं चाहिए. आगे दिखाएंगे आपको बिहार की गाली पॉलिटिक्स पर तू मैं, लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में देखिए देश की बड़ी पॉलिटिकल खबरें. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज वायनाड में रोड शो किया. इस दौरान उनके रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली. मिनिस्टर मोदी, इन लास्ट 5 years 4 crore houses have been constructed. 4 crore, and you will be happy to note that 2 lakh houses have been constructed in God's own country, Kerala. तेजस्वी यादव की सभा में कथित तौर पर चिराग पासवान की मां को गाली देने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब तेजस्वी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी का अहंकार जरूर भंग होगा. तेजस्वी, अहंकार से कुछ नहीं होता, अहंकार भंग होता है जनता के वोट से. आपका अहंकार भंग होना तय. एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए हर बार से ज्यादा कठिन है. अभी तक कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, वाम दलों का कोई नेता इस तरीके के कोई प्रचार में सक्रिय रूप से दिखे नहीं. स्वाभाविक भी है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन है, हर बार से ज्यादा कठिन है. तो इसीलिए पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है पहले चरण की 4 सीटें बिहार से हम लोग जीत रहे हैं. डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक फिरोजाबाद में खुद गाड़ी चलाकर अपने कार्यालय पहुंचे. इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश हाशिए पर पहुंच चुके हैं. इंडी गठबंधन है जिसकी चर्चा समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं. एक भी गठबंधन की रैली या मीटिंग नहीं कर पाए.
उन्होंने केवल औपचारिकता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। धरातल खिसक चुका है, वो हाशिए पर है, जनता ने उन्हें। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने पलटी मार ली है। उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। वीडियो में विक्रम आहाके नकुलनाथ के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नकुलनाथ जी के लिए खड़ा हूं। आप सबसे अपील है कि नकुलनाथ जी को भारी मतों से विजय बनाएं। वहीं चिराग पासवान की मां को अब शब्द कहे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गाली पॉलिटिक्स पर चिराग का बड़ा हमला है। चिराग ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि ऐसी भाषा सुनकर खून खौलता है। तेजस्वी ने गाली वाले सवाल से किनारा किया। अब शब्दों पर तेजस्वी ने सवालों को टाल दिया। आपकी खामोशी मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे थे, और आप उस पर कार्रवाई करने की बजाय या कोई कड़ा वक्तव्य देने की बजाय आप क्या कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई, खून खौलता है, और मुझे लगता है हर बेटे हर बेटी का खून खौलेगा अगर किसी के भी माँ को इस तरीके से गाली दी जाएगी। के सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है भेजा गया, एजेंडा फिक्स करके आए। अरे बीजेपी कह रही है जीरो। इस बीच लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने इस बहाने एनडीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, और चिराग पासवान जी से भी मेरा एक प्रश्न होगा कि चिराग पासवान जी, आपका मुंह उस समय बंद हो गया था जब सम्राट चौधरी ने पिता और पुत्री पे, मेरी बहन और मेरे पिताजी के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी, तो आपको तब तकलीफ नहीं हुई थी? तब आपने क्या रिएक्शन दिया था? क्या कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री जी को कहा? तो कथनी और करनी में फर्क मत करिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर के 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक के आंकड़े सामने हैं। यूपी में करीब 48% मतदान हुआ, बिहार में 40%। अब तक पुडुचेरी में सबसे ज्यादा मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है और आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, हर जगह के वोटिंग प्रतिशत की अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं। और अपडेट यह कि पुडुचेरी में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। पहले चरण के मतदान के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार जनता सरकार को बदल देगी, ये कह रही हैं इकरा हसन। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ कर लोग कमल का बटन दबा रहे हैं, बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। इस बार देखिए वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। हम अपने देश को डेमोक्रेसी से हटकर तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए और जिसके खिलाफ ये चुनाव है। और मुझे लगता है लोग अब जाग चुके हैं और इस सरकार की बुरी नीयत को समझ चुके हैं और उसके खिलाफ खड़े और बदलकर ही सांस लेंगे। तो वहीं पहले चरण के मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 40 के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। पहले चरण की 4 सीटें हम जीत रहे हैं। बिहार के लिए तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष करेगी। इसीलिए तो कांग्रेस आज वापस बैलेट बॉक्स पर जाने की बात करती है, पेपर पे जाने की बात करती है, क्योंकि उस समय पोलिंग बूथ को लूटने का काम होता था। बैलेट बॉक्स पर फर्जी ठप्पे लगाए जाते थे, कैसे आतंक फैलाया जाता था। लेकिन आज ईवीएम के कारण पारदर्शिता, चाहे किसी एक की सरकार को दूसरी की हो, इलेक्शन कमीशन ने शानदार काम कई वर्षों में किया। और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये 4 सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये 4 सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के दिनाटा से बड़ी खबर सामने है। दिनाटा में एक घर के बाहर क्रूड बॉम्ब मिला है। बम मिलने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। ये क्रूड बॉम्ब कहां से यहां पहुंचा, इस बात को लेकर तफ्तीश की जा रही है।
वहीं कूच बिहार में मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कूच बिहार में आपस में भिड़ गए टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि टीएमसी वालों ने शुरुआत की, लेकिन हकीकत यह कि दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे पर दोनों पक्ष लाठी डंडे बरसाते नजर आए। तो अगली खबर